नमस्कार दोस्तों, क्राइम रिपोर्टेड के 12th एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक पाकिस्तान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, पाकिस्तान के आदमखोर की कहानी। और इस वाक़ये से पहले पाकिस्तान के अंदर आदमखोर के लिए कोई भी धारा नहीं थी, कोई भी लॉ नहीं था। अगर हमको पता चल जाए कि ये आदमखोर व्यक्ति है तो हम उसे कोई भी सज़ा नहीं दे सकते थे। उसके खिलाफ़ कोई भी धारा, कोई भी मुकदमा नहीं कर सकते थे। यानी कि आदमखोर होना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि अगर अपराध होता तो उसके खिलाफ कोई लॉ होता, कोई धारा होती। अब कोई लॉ, कोई धारा नहीं थी, यानी कि वो कोई अपराध नहीं था। दूसरी एक बहुत ही चर्चा हुई जिसके बारे में मीडिया के अंदर, वो ये थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी मुर्दे को कब्र में से निकाल कर उसके साथ बुरी हरकतें करे, उसको ज़लील करे, उसको अपमानित करे, तो उसके लिए क्या सज़ा होगी? या फिर मुर्दे को कब्र से बाहर निकालने के बाद उसको फिर से मारने की क्या सज़ा होगी? सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन आप समझ जाएँगे आगे कहानी में कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से करीबन 200 किलोमीटर दूर एक इलाका है भक्कर। भक्कर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप जाएँगे तब एक दरिया खान नाम का गाँव है। छोटा-सा गाँव है, छोटे से ज़्यादा घर नहीं, उसके अंदर थोड़े से घर हैं। दरिया खान गाँव में 2 भाई रहते हैं। एक भाई का नाम था मोहम्मद आरिफ अली और दूसरे का नाम मोहम्मद फरमान अली। लगभग दोनों की उम्र 30-35 साल, 5 साल का कुछ उन दोनों की उम्र में फ़ैसला, 5 साल का फ़र्क था उनकी उम्र में। दोनों ही शादीशुदा, दोनों के ही बाल-बच्चे। फरमान अली जो था वो अपने स्कूल के वक़्त के अंदर पढ़ने में काफ़ी होशियार था। उसका साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, साइंस उसका फ़ेवरेट सब्जेक्ट था। लेकिन फिर एक रोज़ उसने 10वीं तक तो पढ़ाई की, लेकिन 10वीं के बाद अपनी स्कूल वग़ैरह सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे ही आरिफ अली ने भी 10वीं तक पढ़ाई की और 10वीं के बाद में अपनी स्कूल छोड़ दी। स्कूल छोड़ने के बाद में उन दोनों की शादी कर दी गई और शादी करने के बाद में उनके बाल-बच्चे भी हो गए। फिर साल आता है 2010, शादी होने के बाद में, बच्चे होने के बाद में। साल 2010 में फरमान और आरिफ दोनों को उनकी बीवियाँ छोड़कर चली जाती हैं। दोनों की बीवियाँ उन दोनों को छोड़कर अपने मायके चली जाती हैं बच्चों के साथ। जब उनसे इन दोनों को छोड़ने का पूछा गया कि भई तुम इनको क्यों छोड़ रही हो? तो उन्होंने बताया कि ये काफ़ी दिनों तक घर नहीं आते थे, काफ़ी दिनों तक बिन बताए पता नहीं कहाँ पर चले जाते थे। काम ढंग से नहीं करते थे, मारते-पीटते थे, बच्चों को भी मारते, हमको भी मारते, तो इस वजह से हम इन दोनों को छोड़कर अपने मायके जा रही हैं। 2010 की ये बात थी। अब अगले साल 2011 में अप्रैल का महीना, 1 साल बाद में, बीवी के छोड़ने के बाद में, अप्रैल के महीने 2011 में एक खबर आती है, एक ऐसा वाक़या होता है पाकिस्तान के अंदर, उसी दरिया खान इलाके में, दरिया खान गाँव में, कि उसकी खबर पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है घंटों में। हुआ कुछ यूँ कि दरिया खान गाँव का जो कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान के अंदर एक 24 साल की लड़की की लाश दफनाई जाती है। उस लड़की का नाम था सारा परवीन। सारा परवीन की 24 साल की उम्र में ही मौत हो जाती है कैंसर की वजह से। उसको शायद स्किन कैंसर था, उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। सारा परवीन की मौत होने के बाद में सारा परवीन को उसके पूरे जो भी रीति-रिवाज होते हैं, उन रीति-रिवाजों के साथ सारे फैमिली के मेंबर्स कब्रिस्तान के अंदर दफनाते हैं। दफनाने के बाद में वो अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जब कुछ निजी लोग आते हैं सारा परवीन के जब परिवार वाले उससे मिलने आते हैं, उसकी कब्र पर उसकी दुआ पढ़ने आते हैं, तब जब वो कब्रिस्तान के अंदर एंटर हुए तब उन्होंने देखा कि सारा परवीन की कब्र के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, क्योंकि उस कब्र के चारों तरफ मिट्टी के छोटे-छोटे टीले बने हुए थे, यानी कि कब्र में से किसी ने मिट्टी निकाली है। जब वो कब्र के पास पहुँचे तो उनको शक हुआ, एकदम वो एग्ज़ैक्ट नहीं थे। उनको लगा कि किसी ने सारा परवीन की लाश निकाल ली। क्योंकि मिट्टी खोदी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि किसी ने निकाल ली लाश। तुरंत उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। पुलिस के पहुंचने के बाद में कब्र को और खोद कर देखा जाता है कि भाई क्या माजरा है। तो उसके अंदर सारा परवीन की लाश नहीं मिलती, लाश गायब थी। कब्र में से लाश का गायब होना एक बड़ा ही अजीब सा इंसिडेंट है, अजीब सा ही वाक़या है। इसकी खबर रातों रात पाकिस्तान के अंदर पूरे में फैल जाती है। अब पुलिस पर काफ़ी दबाव था इस केस का, क्योंकि कई बार पाकिस्तान में पहले भी ऐसी घटना हो चुकी थी जिसके अंदर कब्र में से लाशों को निकालकर उनके साथ गंदी हरकतें करते लोग, उनको और भी पता नहीं क्या-क्या करते। तो पुलिस के ऊपर काफ़ी दबाव था कि ये ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है और अब फिर से हो रही है, तो पुलिस क्या कर रही है? तो पुलिस अपने पूरे जी और जान लगाकर इस केस में जुट गई थी, इस केस को सोल्व करने की कोशिश कर रही थी।
अब जब कुछ चश्मदीदों से और कुछ जो कब्रिस्तान की रखवाली करते, कब्रिस्तान पर काम करते, उनसे पुलिस ने कुछ पूछा, तो पुलिस को एक लीड मिली, एक आई विटनेस मिला। उसने बताया कि उसने सुबह-सुबह किसी को कब्रिस्तान से आते हुए देखा और वो उस कुछ पीठ पर तो कुछ लाद रखा था उसने। जब पुलिस ने पूछा, क्या तुमने शक्ल देखी, क्या जानते हो? तो उसने बोला, मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन उस व्यक्ति की मुझे शक्ल याद है। अब जब पुलिस ने स्केच आर्टिस्ट को बुलवाया, स्केच आर्टिस्ट ने बनाया जैसे-जैसे भी उस आई विटनेस ने बताया, और अंत में पुलिस के पास में एक चेहरा आ गया, एक लीड मिल गई पुलिस को। तो पुलिस उस पूरे शहर में, पूरे गांव के अंदर उस चेहरे की तलाश करते करते दरिया खान इलाके में ही एक घर में पहुंचती है, और वो घर था आरिफ और फरमान का। आरिफ और फरमान के घर में वो दोनों रहते थे, उनके माता और पिता रहते थे, साथ में उनकी एक बहन रहती थी जिसकी थोड़ी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, और उनकी दोनों बीवियाँ और उनके बाल बच्चे वो घर छोड़कर जा चुके थे। तो घर में कुल ये 5 लोग रहते थे। जब पुलिस घर के अंदर गई तो घर में उनको आरिफ मिला, नहीं, फरमान मिला सबसे पहले। फरमान घर के अंदर ही था। अब जब पुलिस ने पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू की, पुलिस ने सारा घर छान मारा, लेकिन पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिली, कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि सारा परवीन की लाश इन्होंने या फिर इसने फरमान ने निकाल ली है। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ले ली थी, लेकिन अभी भी एक कमरा बच गया था। उस एक कमरे के ताला लगा हुआ था। जब फरमान से पूछा गया कि ये किसका कमरा है और उसके ताला क्यों लगा हुआ है, तो फरमान ने बोला कि ये आरिफ का कमरा है, और अब वो उसने कि ताला क्यों लगाया, वो उसकी मर्जी। पुलिस ने फरमान से चाबी मांगी, फरमान ने चाबी दे दी। अब पुलिस उस कमरे का ताला खोलती है और उस कमरे के अंदर जाती है। अब यहाँ पर इस कमरे में पुलिस के कई बार होश उठने वाले थे। वो कुछ ऐसा देखने वाले थे जो कि उन्होंने अपनी पूरी सर्विस के अंदर नहीं देखा होगा। इतना भयानक मंजर। जब पुलिस कमरे के अंदर दाखिल हुई तो पुलिस को सबसे पहले तो कमरे के बीचों बीच में एक देगची मिली, एक पतीला मिला जिसके अंदर गोश्त बनाया हुआ था, मांस बनाया हुआ था, मांस की करी बनाई हुई थी। पुलिस को कुछ इतना ज़्यादा शक नहीं हुआ। पुलिस ने उसके चारों तरफ देखा तो उस पतीले के बाजू में एक लकड़ी का फट्टा रखा हुआ, उसके ऊपर भी खून लगा हुआ, मांस लगा हुआ। उसके साथ में एक कुल्हाड़ी के ऊपर भी मांस लगा हुआ, कुल्हाड़ी लाल थी, साथ में एक बड़ा सा चाकू। अच्छा, पुलिस ने अभी भी सोचा कि भाई मांस बनाया होगा, ज़्यादा इधर उधर शक नहीं किया पुलिस ने। लेकिन फिर उसी पुलिस की टीम के इंस्पेक्टर भक्ति थे शायद, तो इंस्पेक्टर भक्ति ने नीचे देखा तो एक चींटियों की नाल जा रही थी, चींटियों की एक लंबी कतार। अगर कहीं पर कुछ गिर जाता है तो चींटियाँ उसे उठाने के लिए एक लाइन में जाती हैं बहुत सारी, और उसको थोड़ा थोड़ा उठाकर अपने बिल में ले जाती हैं। तो वैसे ही वहाँ पर भी एक चींटियों की लंबी कतार बनी हुई थी, और वो कतार जा रही थी, चींटियों की मोटी कतार थी, और वो कतार जा रही थी। वहाँ पर एक खाट रखी हुई थी, एक चारपाई रखी हुई थी, उस चारपाई के नीचे जा रही थी। पुलिस उस चारपाई के पास जाती है और चारपाई को उठाकर देखती है, इसके नीचे कुछ क्या है ऐसा कि चींटियाँ इतनी बेकाबू हो रही हैं नीचे जाने के लिए। तो जब पुलिस ने उस चारपाई को हटाया तो उस चारपाई के नीचे थी एक बोरी, और वो सारी चींटियाँ उस बोरी के अंदर जा रही। अब जब पुलिस ने बोरी को खोला तो पुलिस वालों के हाथ फूल गए। उस बोरी के अंदर सारा परवीन की लाश थी, जिसको 2 दिन पहले दफना गया था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। सारा परवीन की लाश को बाहर निकाला बोरी से। अब यहाँ पर सारा परवीन की एक टांग जो थी, एक पैर, उसको काट दिया था। उसी टांग को काटकर उसी का मांस बनाया, उसी की वो करी बनाई थी उन्होंने। पुलिस की पूरी टीम ने ऐसा वाकया कभी नहीं देखा था, ऐसा नज़ारा तो नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ अपनी पूरी सर्विस के अंदर नहीं देखा था। सभी पुलिस वाले एक बार सहम जाते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद में जो बाहर उस घर में फरमान बैठा था उससे पूछताछ करते हैं। उससे पूछताछ क्या करना, सीधा पूछते हैं कि भाई ये क्या है। तो फरमान बताता है कि इसको मेरा भाई है आरिफ, उसने बनाया था। आरिफ भी घर के आसपास ही था। आरिफ को पुलिस तुरंत पकड़ लेती है। आरिफ को पकड़ने के बाद में उससे पूछताछ होती है तो वो बताता है कि इसको मेरे भाई ने बनाया था और हम दोनों ने मिलकर खाया था, और इसको हम दोनों ही कब्रिस्तान से निकाल कर लाए थे। वो साफ साफ कबूल कर लेते इस बात को।
अब जब इन दोनों के बारे में मोहल्ले वालों को पता चला कि अपने मोहल्ले के अंदर ये दो आदमखोर रहते हैं, तब मोहल्ले वाले एक बेकाबू हो गए। मोहल्ले वाले आरिफ और फरमान को मारने पर उतर गए थे। पुलिस ने कैसे तैसे उन दोनों को प्रोटेक्ट किया, उनकी प्रोटेक्शन की और उसको पुलिस स्टेशन ले गए। अच्छा, इसके पहले जो बर्तन मिले थे, जो चाकू, जो कुल्हाड़ी मिली थी, उन सभी को एक मुल्तान की लेबोरेटरी के अंदर भेज दिए थे जांच के लिए, एक फाइनल प्रूफ के लिए। तो लेबोरेटरी से भी रिजल्ट आ चुका था कि ये गोश्त किसी और का नहीं बल्कि इंसानी गोश्त इसके ऊपर लगा हुआ है, किसी इंसान का खून इसके ऊपर लगा हुआ। तो यहाँ से प्रूफ हो गया था कि जो मांस था वो सारा परवीन का ही था और सारा परवीन की टांग इन्होंने काट कर खाई थी, उसकी सब्जी बनाई थी। अब जब दोनों से पूछताछ होती है तो वो दोनों एक बड़ी अजीब सी कहानी सुनाते हैं। सारा वो फरमान और आरिफ बताते हैं कि जब उनकी पत्नियां उनको छोड़कर चली गई थी, उनके छोड़कर जाने के बाद में हमने एक तांत्रिक बाबा से मिले हम। उस तांत्रिक बाबा, वो जादू टोड़ने वाला बाबा था, उस बाबा ने हमको बताया कि अगर तुम इंसानी गोश्त खाओगे, इंसान का मांस खाओगे, तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, सब कुछ फ़ायदेमंद होगा, जो भी कुछ तुम चाहोगे वो तुमको मिल जाएगा, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। मतलब और भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे तुमको अगर तुम इंसान का गोश्त खाओगे। तो अब आरिफ और फरमान की ये तो हिम्मत थी नहीं कि वो किसी को मार कर किसी का गोश्त खा लें। तो उन्होंने क्या किया कि अगर इंसानी गोश्त की बात है तो हम कब्रिस्तान से निकाल कर लाश का ही, मरे हुए इंसान का गोश्त खा लेंगे। तो फिर उन्होंने जो अपने गांव के आसपास के जो कब्रिस्तान थे उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया। जो भी कोई नई लाश ले जाकर वहाँ पर दफनाते कोई कब्रिस्तान के अंदर, वो उसको निकाल कर ले आते अगले दिन और उसको अपने घर पर बनाकर खाते। और करीबन 100 से भी ज़्यादा ये लाशों को काट कर खा चुके थे। बड़ी अजीब सी कहानी है कि भाई, दो ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 2011-12 की बात है। खैर, अब इन दोनों को पुलिस स्टेशन से कोर्ट ले जाया जाता है। कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा चलता है। अब कोर्ट के अंदर भी एक नई मुसीबत सामने आती है कि इन दोनों के ऊपर कौन सी धारा लगाई जाए, क्योंकि वहाँ के पाकिस्तान के पिनल कोड के अंदर कोई ऐसा भी कानून नहीं था कि अगर कोई किसी मरे हुए इंसान को बाहर निकाल कर उसको खा जाए तो उसके खिलाफ ऐसा कोई लॉ नहीं था, कोई भी ऐसा धारा नहीं थी जो इनके ऊपर लगाई जाए। कोई भी ऐसा आदमखोर का को पिनल कोड नहीं था, कोई भी आदमखोर के खिलाफ कोई भी धारा नहीं थी। तो काफ़ी चर्चा हुई, मीडिया के अंदर भी चर्चा हुई कि भाई आगे से अगर और कोई ऐसा केस आता है सामने तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। खैर, इस बार तो कोर्ट ने फैसला किया आखिर में कि इनके ऊपर हम किसी मुर्दे को अपमानजनित करने या फिर मुर्दे के साथ कोई भी गैर इंसानी हरकत करने के खिलाफ केस लगाया, मुकदमा चला और इस मुकदमे में दोनों भाइयों को 2 साल की जेल हो जाती है। 2011 की ये बात थी। 2011 में मुकदमा चला, 2012-13 2 साल वो दोनों जेल में रहे। और अच्छा, मैक्सिमम टाइम तो 2 साल का जो वक्त था उसमें से ज़्यादातर वक्त इन दोनों ने एक अस्पताल में गुजारा। अस्पताल में इनके ऊपर जांच हुई, इनके पूरे टेस्ट किए गए कि इनके अंदर ऐसा क्या कुछ अलग है कि इनका मन करता है इंसानी गोश्त खाने के लिए। और वो इतने सारे इंसानी लाशों को खा चुके हैं। काफ़ी सारी रिसर्च हुई लेकिन उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। 2 साल बीत जाते हैं, साल आता है 2013 के 2011 का ये मामला था। 2012-13 2 साल जेल में रहते हैं और 2013 के अंत में वो जेल से बाहर आ जाते हैं। अब जेल से जब वो बाहर आते हैं और अपने मोहल्ले में पहुंचते हैं, अपने घर, और जब मोहल्ले वालों को पता चलता है कि ये दोनों फिर से बाहर आ चुके हैं, दोनों आदमखोर जेल से छूटकर बाहर आ चुके हैं, केवल 2 साल की ही इनको सज़ा हुई थी, तो मोहल्ले वाले सभी लोग भड़क जाते हैं, धरना करने पर उतर आते हैं, सड़कों को जाम कर देते हैं, टायर जलाने लगते हैं, पुतले जलाने लगते हैं, जैसा कि अपने यहाँ पर भी होता है सेम वैसा ही वो वहाँ पर करने लगते हैं। ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाता है, काफ़ी विरोध किया जाता है इनके खिलाफ कि पुलिस ने इनको ऐसे कैसे इतनी जल्दी छोड़ दिया। अब जब ये सब आरिफ और फरमान ने देखा तो वो भी काफ़ी सहम गए। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर रहेंगे तो ये मोहल्ले वाले हमको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वो अपना बोरिया बिस्तरा बांधते हैं और कहीं और निकल जाते हैं। पुलिस वालों ने भी उनको यही किया, कहा कि तुम भी यहाँ से और कहीं निकल जाओ, एक गुमनाम ज़िंदगी जियो, अपनी जो भी पहचान है वो किसी को मत बताओ। 2013 में वो जेल से रिहा हुए थे। साल आता है 2014।
2014 में पुलिस थाने में एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स कहता है कि हमारे घर के पास एक दूसरा घर है, उस दूसरे घर के अंदर कौन रहता है हमें नहीं पता, लेकिन उस घर से पिछले कुछ दिनों से गंदी-गंदी बदबू आ रही है। अब पुलिस बदबू को देखने के लिए कि बदबू कहाँ से आ रही है, उस घर पर पहुँचती है और वो भी एक गाँव था, गाँव इलाका समझ लीजिए आप, बस्ती थी। अप्रैल का ये महीना था 2011 में भी, जब फरमान और आरिफ को जब पकड़ा गया, वो भी साल 2011 अप्रैल का महीना था। ये भी साल 2014 अप्रैल का महीना पुलिस आती है उस घर के ऊपर। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग, गांव के पंच के साथ उस घर के अंदर पुलिस जाती है। घर के अंदर जाने के बाद में घर को, अब आरिफ घर के अंदर सबसे पहले बैठा दिखता है। अब पुलिस को आरिफ के बारे में सब कुछ पता था, हालांकि जो आसपास के लोग थे उनको आरिफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन पुलिस को सब कुछ पता था। पुलिस फिर से घर की तलाशी लेती है। पुलिस को पूरे घर में कुछ नहीं मिलता, हालांकि 2 ही कमरे थे उस घर में, ज़्यादा कमरे नहीं थे। एक कमरे की तलाशी ले ली पुलिस ने, उस कमरे में कुछ नहीं मिला। हॉल की तलाशी ले ली, हॉल के अंदर भी कुछ नहीं मिला, लेकिन अभी भी एक कमरा बाकी था जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने उस कमरे की ताले की चाबी मांगी। आरिफ ने कमरे की ताले की चाबी दे दी पुलिस को। पुलिस ने जब ताले की चाबी खोली और कमरे का जब गेट खोला, तो पुलिस को पुरानी कहानी फिर से याद आ गई। इस बार भी उस कमरे के बीचों बीच एक बच्चे का सर रखा हुआ। जो भी पुरानी कहानी थी, फ्लैशबैक में चली जाती है पुलिस, और जो पड़ोसी थे उनको भी पता चल जाता है कि ये दोनों वही आदमखोर व्यक्ति हैं जिन्होंने 2011 में एक लाश को निकाल कर खाया था। पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है। बाद में आरिफ घर पर था, फरमान को भी पकड़ लिया जाता है, वो कहीं भागा नहीं था, आसपास में ही था। इन दोनों को पकड़ कर फिर से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। ये दोनों ने अभी भी जो अपनी पुरानी आदत थी वो छोड़ी नहीं थी। वो जैसे पहले लाशें खाते थे कब्र से निकाल कर, वैसे ही अभी भी खा रहे थे। दोनों को थाने ले जाया जाता है। थाने के अंदर इनसे फिर से पूछताछ होती है। ये आराम से सब कुछ बता देते हैं जो भी ये करते हैं। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने जेल से छूट कर वापस आने के बाद में, यानी कि पिछले 365 दिनों में, 1 साल हुआ होगा लगभग, 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने 150 लाशें कब्र से निकाल कर खा ली। 150 लाशें 1 साल के अंदर अंदर। और जब भी, और पहली बात तो ये कि ये कभी भी जेल से आने के बाद में इन्होंने प्लान बनाया कि हम कभी भी एक कब्रिस्तान से सारी लाशें नहीं निकालेंगे। अलग अलग कब्रिस्तान से अलग अलग टाइम पर अलग अलग लाशें निकालते थे, और लाश निकालने के बाद में उसको जैसे पहले थी वो कब्र वैसे ही वापस कर देते, उसके ऊपर रेत कर देते, रेत को एकदम बराबर कर देते, ताकि बाहर किसी को भी पता नहीं चले कि इसके अंदर लाश है या नहीं है। तो इसकी वजह से इन्होंने 1 साल के अंदर 150 लाशें निकाल ली और पकड़े नहीं गए। हालांकि जो बदबू आई, इससे ये पकड़े गए। अब कोर्ट के सामने फिर से वही मुसीबत कि इनके ऊपर कौन सी धारा लगाई जाए। अगर वही धारा लगाई, 2 साल के अंदर अंदर ये वापस छोड़ कर बाहर आ जाएंगे। और अब इस बार जहाँ तक उम्मीद है, ये 2 साल के बाद भी जो अब कर रहे हैं वो फिर से करने लगेंगे, क्योंकि अब ये सुधरने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर फिर से माहौल ख़राब होना शुरू हो चुका था कि कोर्ट ने क्या 2 साल की इनको सज़ा दी, 2 साल के बाद में फिर से यही करने लगे। तो कोर्ट के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था, पीयर प्रेशर था। तो अब ये मामला जो है ये नॉर्मल कोर्ट से उठकर जाता है, सिविल कोर्ट से उठकर जाता है अब एंटी टेररिस्ट कोर्ट में। बाद में एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ मुकदमा चलता है और इस बार इनको 12 साल की सज़ा सुनाई जाती है। 12 साल की सज़ा इनको अभी भी, लगभग 200-250 लाशें खाने के बाद में 12 साल की सज़ा होती है। अब अगर 12 साल की सज़ा को हम देखें तो 5-6 साल तो इनको हो चुके हैं, और लगभग 2027-28 के अंदर ये दोनों भाई फिर से सड़कों पर होंगे, पाकिस्तान की सड़कों पर। और क्या बताइए, आप सुधर गए हों। अब क्या माहौल बनता है इनके बाहर निकलने के बाद में, वो तो इनके निकलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान की जो पब्लिक थी वो इन दोनों से बड़ी गुस्सा थी। पुलिस को बहुत ज़्यादा इन दोनों को प्रोटेक्शन देनी पड़ी कि कहीं जो आम लोग हैं पाकिस्तान के वो इन दोनों को ना मारते हैं। अब ऐसी सड़क पर पब्लिक अगर किसी को मारे तो ये भी किसी कानून में नहीं लिखा है, ऐसे भी कोई नहीं कर सकता, गलत है ये। अगर किसी को मौत मिलेगी तो वो कानून उसको मौत की सज़ा देगा और पूरे कानून से उसकी फांसी लगाई जाएगी। लेकिन ऐसे किसी को भी मारना ये कानून में नहीं है। तो पुलिस को पूरी प्रोटेक्शन देनी पड़ी उन दोनों भाइयों को और सुरक्षित उनको जेल पहुंचाना पड़ा। अब जो इंस्पेक्टर था जिसने ये पूरा केस हैंडल किया, उस इंस्पेक्टर से कई बार इंटरव्यू लिए गए। उस इंस्पेक्टर ने कहा कि
मेरी कई बार बदली हो चुकी है, कई बार अलग-अलग जगह पोस्टिंग आ चुकी है, अलग-अलग सर्विसेज़ के अंदर मैं काम कर चुका हूँ, लेकिन वो जो वाक़या था, वो जो वारदात थी, उस दिन जो भी इंस्पेक्टर ने देखा, वो शायद वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएँगे। अभी भी उनको कई बार याद आते वो मंज़र, और जब भी वो उसको याद करते तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते। इतना भयानक मंज़र था। और जितने भी बाकी के पुलिस वाले थे, उनसे भी थोड़ा बहुत पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि वो जो भी कुछ इन्होंने देखा वो कभी नहीं भूल पाएँगे। ये थी दोस्तों पाकिस्तान के 2 खूंखार आदमखोर की कहानी। कुछ लोग होते हैं कितने अच्छे होते हैं। भगवान के कई बार हम कहते हैं भई तो भगवान का रूप है, और दूसरी तरफ समाज के अंदर ऐसे-ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। तो ये थी दोस्तों कहानी पाकिस्तान के आदमखोर की। कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट्स में बताना, और अगर अपना वीडियो पसंद आया, ये कहानी पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।